हाँ जी, तो फिर इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में आज हम इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अब हम स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे, जो कि आर कॉपलैंड का कहना था कि जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है वाज द चाइल्ड ऑफ द ब्रिटिश राज एंड द ब्रिटिश अथॉरिटी ब्लेस्ड इट फॉर द क्रेडल्स। एक दूसरे व्यक्ति थे जिनका नाम था एडी स्मिथ। उनका कहना था कि नेशनलिज्म इज रियली ओनली एंटी कॉलोनियलिज्म। अगर हम बात करें कि 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में भारत के इतिहास में एक नया युग का आरंभ हुआ। उस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से एक अखिल भारतीय राजनीतिक संस्था का जन्म हुआ। कब हुआ? ये 28 दिसंबर 1885 एडी में। अब हम बात करेंगे कि इंडियन नेशनल मूवमेंट के होने के क्या क्या कोजेज रहे। तो सबसे पहला कोजेज रहा कि द इफेक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल, कि ब्रिटिश रूल के इफेक्ट की वजह से सबसे पहला इंडियन नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ। तो अगर हम बात करें इसके कई पॉजिटिव इम्पैक्ट रहे और कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट रहे। अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो इसमें जैसे पॉलिटिकल यूनिटी देखने को मिली, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफॉर्मिटी देखने को मिली, रेलवे देखने को मिला, और फोर्थ डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन एजुकेशन देखने को मिला इन वेस्टर्न लैंग्वेज एज वेल। और फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, जो फॉरेन कॉन्टैक्ट थे हमारे इंडिया के वो बढ़े। अगर हम नेगेटिव इम्पैक्ट्स की बात करें तो कॉलोनियलिज्म और जो एम्पेरिकल पॉलिसी थी ब्रिटिश रूल की वो इम्प्लीमेंट होना चालू हो गई इंडिया के अंदर। ये ब्रिटिश रूल के कुछ इफेक्ट रहे। दूसरा अगर हम बात करें द एथिक्स ऑफ द रेशियल सुप्रीमेसी, की जो रेशियल सुप्रीमेसी थी वो बढ़ने लग गई। जैसे गोरे लोगों की जो सुप्रीमेसी थी वो काले लोगों के प्रति मतलब बढ़ती चली गई। थर्ड अगर हम बात करें, जो क्रिश्चियन मशीनरी का जो कैंपेन था वो भी इस समय बहुत ज़्यादा देखने को मिला। फोर्थ पॉइंट की अब हम बात करें, जो लॉर्ड लिंटन थे उनकी पॉलिसीज काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करी ब्रिटिश रूल्स को, जिससे इंडियन नेशनल मूवमेंट को हमें हमारे इंडिया को देखने को मिला। इसके बाद हमें इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी देखने को मिली। ये हमारे ऑल ओवर जो इफेक्ट रहे ब्रिटिश रूल का वो हमें देखने को मिला। ये पहले पॉइंट में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है 1857 का रिवोल्ट। इसके बाद रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, और फिर हम फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे जो कि होगा इन्फ्लुएंस ऑफ द कॉन्टेम्परेरी यूरोपियन मूवमेंट। फिफ्थ और लास्ट पॉइंट की अब हम बात करेंगे जिसका नाम है अर्लीस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारे कोजेज रहे इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल यूनिटी। पॉलिटिकल यूनिटी ने किस तरीके से हमारे नेशनल मूवमेंट को अफेक्ट किया। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है उसको हम कहते हैं, हमारी जो पॉलिटिकल यूनिटी देखने को मिली वो हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक हमारे इंडिया को इसने एकत्रित किया, और बंगाल से लेकर खाइबर पास तक हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिली। नॉर्थ से अगर हम साउथ की तरफ देखें तो हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक एक्सटेंड थी पॉलिटिकल यूनिटी, और बंगाल से लेकर वो जो हमारा वेस्ट में खाइबर पास है वहाँ तक हमें इस पॉलिटिकल यूनिटी को देखने को मिला। हमने देखा कि डायरेक्ट सुप्रीमेसी देखने को मिली। डायरेक्ट सुप्रीमेसी का मतलब है कि यहाँ पर अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया देखने को मिले, जो हमें यूनिटी का प्रतीक होता था। पहले हमारे इंडिया में 3 गवर्नर रहा करते थे, जो कि बंगाल में बैठा करता था, बॉम्बे में बैठा करता था और मद्रास में बैठा करते थे। लेकिन अब हमें इस यूनिटी के जरिए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया देखने को मिला, जो आज के समय पे प्रेसिडेंट के बराबर एक व्यक्ति रहा करता था, और या प्रधानमंत्री के बराबर एक व्यक्ति रहा करता था। अगर हम बात करें कि इनडायरेक्ट सुप्रीमेसी हमें कैसे देखने को मिली, जैसे नॉर्थ इंडिया में हमें इनडायरेक्ट सुप्रीमेसी देखने को मिली। और अब जो लोगों की कॉमन सब्जेक्शंस होने लगे, कॉमन प्रॉब्लम होने लगी, और हर लोगों के लिए अब कॉमन रूल इम्प्लीमेंट होने लगे, और जो पॉलिटिकल यूनिटी थी वो अब प्रमोट की जाने लगी एक सिंगल माइंडसेट के द्वारा। अब तक पॉलिटिकल यूनिटी को बहुत अलग अलग माइंडसेट के द्वारा फ्रेम किया जाया करता था, क्योंकि जो गवर्नर हुआ करते थे वो ज़्यादा रहा करते थे, 3-4 गवर्नर रहा करते थे, जिसकी वजह से अलग अलग एरिया में अलग अलग माइंडसेट रहा करता था, जिसकी वजह से जो हमें पॉलिटिकल यूनिटी है वो देखने को नहीं मिला करती थी। लेकिन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के आ जाने से हमें पॉलिटिकल यूनिटी देखने को मिलती है भारत के अंदर पहली बार। तो अब हम दूसरे पॉइंट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफॉर्मिटी। इसमें हाईली सेंट्रलाइज सिस्टम देखने को मिला। इम्पर्सनैलिटीज, यहाँ पर हमें व्यक्ति के आधार पर रूल्स रेगुलेशंस देखने को मिले, और इंडियन सिविल सर्विसेज भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफॉर्मिटी में दिखाई दी। और इसी में ही एक पॉइंट है जिसका नाम है कॉमन करेंसी सिस्टम, इसी समय इंट्रोड्यूस हो गया था। इसी के साथ साथ एडवन बिवान के कुछ स्टेटमेंट है। इनका कहना था कि द ब्रिटिश राज वाज द स्टील फ्रेम विच हेल्ड द इंजर्ड बॉडी इंडिया टुगेदर till the gradual process of internal growth
had been joined to the dislocated bones and knit up torn fibers and enable the patients to regain the inner coherent and the unity. इसके बाद अगर हम बात करें तो तीसरा पॉइंट है जिसका नाम है रेलवे। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस देखने को मिली, कंसिडरेशन ऑफ द मिलिट्री डिफेंस देखने को मिला, और इकोनॉमिकल पेनिट्रेशन देखने को मिला, और कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन जो था वो कम हुआ। रेलवे को लेकर जो एडविन एल्नोर थे उनका कहना था कि रेलवे मे डू फॉर इंडिया व्हाट द डायनेस्टी नेवर डन, what a genius of Akbar the magnificence could not affect by the government, nor the cruelty of the Tipu Sultan by violence, they have made the India as a nation. इसका मतलब ये है कि जो एडविन आर्नोल्ड है उनका कहना था कि रेलवे ने इंडिया को कुछ ऐसी चीज़ दी जो डायनेस्टीज कभी नहीं दे सकी, जो अकबर की जीनियसनेस ने इंडिया को नहीं दे पाया, और जो टीपू सुल्तान की क्रूएलिटी है और जो वॉयलेंस है उसने जो चीज़ नहीं प्रोवाइड करवा सकी वो रेलवे ने इंडिया को दिया एज ए नेशन। तो रेलवे के बाद जो फोर्थ पॉइंट है जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। एजुकेशन की मदद से जो इंडियंस हैं अब वो एजुकेट होने लगे और इन्हें आइडिया आने लगा लिबर्टी का, नेशनलिज्म का और सेल्फ गवर्नमेंट जैसी चीज़ों को ये जानने लगे। और यूरोपियन थॉट्स काफ़ी लिबरल थॉट्स थे, तो इंडियंस को यूरोपियन थॉट्स के बारे में पता चला। और एजुकेशन के आ जाने से जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, मिडिल क्लास के जो पीपल्स हैं, उनका डेवलपमेंट हुआ, और लोगों का जो यूरोपियन लैंग्वेजेस है, इंडियन लैंग्वेजेस है, उनके कांटेक्ट में इंडियन लोगों का आना एजुकेशन का सबसे बड़ा हाथ रहा। तो ये हमने ऑल ओवर ब्रिटिश रूल के 4 पॉइंट्स पढ़े थे कि ब्रिटिश रूल के आ जाने से 4 प्लस पॉइंट क्या क्या रहे। तो इसमें हमने पढ़ा था पॉलिटिकल यूनिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफॉर्मिटी, रेलवे, डेवलपमेंट ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और फॉरेन कॉन्टैक्ट। फॉरेन कॉन्टैक्ट किस तरीके से आया, हमें रीजनल लैंग्वेज के अलावा बाहर की भी लैंग्वेजेस को समझने का मौका मिला, तो हमें फॉरेन कॉन्टैक्ट हमारे इंक्रीज हुए। तो ब्रिटिश रूल के इन पॉजिटिव इम्पैक्ट्स के बाद अब हम बात करेंगे नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल्स। सबसे पहला पॉइंट है जिसका नाम है कॉलोनिकल इंपेरियलिस्टिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स। इस पॉइंट के जरिए हमें ये पता चलता है कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन किया इंडिया का। इन्होंने रॉ मटेरियल्स को काफ़ी कैप्चर करा, और डिक्लाइंस ऑफ द स्मॉल इंडस्ट्रीज, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी उनका डिक्लाइन हुआ, क्योंकि जो बाहर जिन सामानों की आवश्यकता पड़ती थी वो उन्हें बाहर से इंपोर्ट करवा लिया जाता था, क्योंकि इंडिया में वो सामान बहुत छोटी छोटी इंडस्ट्रीज में बना करता था, जिसके कारण उसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई रहा करता था। और जब वही चीज़ें जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में बना करती थी तो उसका कॉस्ट काफ़ी कम हो जाया करता था, इसलिए स्मॉल इंडस्ट्रीज डिक्लाइन होने लगी। तो एडवर्स ट्रेड पॉलिसी, जो इनकी ट्रेड पॉलिसी थी वो हरदम इंडियंस के एडवर्स रहा करती थी। और हाई रेट ऑफ द लैंड रिवेन्यू, ड्रेन द वेल्थ थ्योरी, मतलब ये दादा भाई नौरोजी की स्टेटमेंट थी जिन्होंने ये बोला था, ड्रेन द वेल्थ थ्योरी। और इन्हीं के समय पे फेमाइन हुआ था, और इस फेमाइन में ब्रिटिशर्स ने नील, गन्ना और कपास की खेती पर जोर दिया था। इसी में हम लोग डिवाइड एंड द रूल पॉलिसी के बारे में बात करते हैं कि ये इंडियन जो प्रिंसली स्टेट है उनको डिवाइड करना और उन पर रूल करना, ये इनकी पॉलिसी थी। इन्हीं में दादा भाई नौरोजी जो थे उनकी एक स्टेटमेंट है, उनका कहना था द इकोनॉमी ऑफ इंडिया हैज़ एडवांस्ड एज हाई एज स्टेज एज इट कुड रीच प्रायर टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, बट द फॉरेन पॉलिटिकल डोमिनेंस लीड टू ए रैपिड डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमी she had built up without anything positive and the constructive take its place, the next result being the poverty and the degradation beyond the measurement. तो अब पहले पॉइंट के बाद हम दूसरे पॉइंट के बारे में बात करेंगे। पहला पॉइंट था कॉलोनिकल एंड द इंपेरियलिस्टिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स, और अब जो दूसरा पॉइंट है जिसका नाम है एथिक्स एंड द रेशियल सुप्रीमेसी। इसके अंदर ही हमने देखा था कि वाइट मैन बर्डन थ्योरी थी जो रुडयार्ड किपलिंग ने दी थी, और कॉन्टेम्प्ट ऑफ एंग्लो इंडियन ब्यूरोक्रेसी के बारे में हमने इसमें देखा था। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, जो क्रिश्चियन मशीनरी कैंपेन था वो इस समय बहुत ज़्यादा हाई तरीके से इंडिया में फॉलो किया जाने लगा, और इन्होंने यहाँ पर मुस्लिम्स और जो हिंदू हैं उनका मास कन्वर्जन यहाँ पर हमें देखने को मिला। जो 1813 एडी का जो चार्चर एक्ट है इसमें क्रिश्चियन मशीनरीज की बात की गई है। 1813 एडी का चार्चर एक्ट जो है उसमें क्रिश्चियन मशीनरीज के बारे में बात किया गया है।
अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो लॉर्ड लिंटन पॉलिसी जो थी, जो कि 1876 एडी से लेकर 1880 एडी तक चली। लॉर्ड लिंटन ने जो स्टार्ट किया था स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज को, जैसे जो आरएएस होते थे आज के समय पे, जो आरएएस है उसमें जो 1/6 जो ऑफिसर्स होंगे वो आईएएस के बैकग्राउंड के रहेंगे। तो इन्हीं के समय के बीच में जो 1864 एडी में फर्स्ट इंडियन आईएएस बने थे, जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर, और इस समय जो आईएएस बनने की एज थी वो 19 से 21 साल के बीच में रहा करती थी। और जो सिविल सर्विसेज था इन्होंने इसको चेंज कर दिया था। इन्होंने वर्नैकुलर प्रेस एक्ट पास किया था 1878 एडी में, जिसमें देसी भाषा के जो समाचार जो पत्र थे उनको जब्त कर लिया जाएगा और इनके लिए कोई भी अपील फर्दर नहीं की जा सकेगी। और जो वर्नैकुलर प्रेस एक्ट है उसको हम लोग गैगिंग एक्ट भी बोलते हैं। और इसी समय पर इंडियन आर्म एक्ट आया था 1878 एडी में, जिसमें आपको जो आर्म मतलब कि जो हथियार खरीदने के लिए आपके पास लाइसेंस होने चाहिए। अगर आप हथियार रखते तो आपको उसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी। लॉर्ड रिपन का 1882 एडी में जो वर्नैकुलर को रद्द कर दिया था। तो उसके बाद जो लॉर्ड रिपन आए थे उन्होंने 1882 एडी में जो वर्नैकुलर प्रेस एक्ट था उसको रद्द कर दिया था, डिमोलिश कर दिया था। इसके बाद हम फिफ्थ पॉइंट की बात करेंगे जिसका नाम है इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। ये जो लॉर्ड इल्बर्ट थे वो 1883 की बात है। इल्बर्ट जो है वो एक लीगल मेंबर थे एक कमेटी के। और इन्हीं के समय पे जो आर कॉपलैंड थे उनका कहना था कि इंडियन नेशनलिज्म वाज अ चाइल्ड ऑफ द ब्रिटिश राज, एंड कॉपलैंड फॉरगॉट टू मेंशन दैट द इंडियन नेशनलिज्म was an unwanted child of the Raj and whom it refused to feed at birth and sold to a stranger it subsequently leased। तो ये ऑल ओवर पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स देख लिए हमने ब्रिटिश राज के। इसके बाद अगर हम जो हमने ब्रिटिश राज की जो इफेक्ट है वो पहला पॉइंट था। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करेंगे जिसका नाम है रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। इस रिफॉर्म मूवमेंट को अब पहले के समय पे जो रिलीजियस रिफॉर्म थे या जो भी सोशल रिफॉर्म रहा करते थे वो एलियट और हाई क्लास बैकग्राउंड के लोग किया करते थे, लेकिन एजुकेशन के बढ़ जाने से हमें जो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है वो देखने को मिले मिडिल क्लास फैमिलियों के द्वारा। इसमें राजा राम मोहन रॉय ने और स्वामी दयानंद सरस्वती ने सोशल बैड कस्टम को डिक्रीज करने की कोशिश करी और वुमेन एम्पावरमेंट को इंक्रीज करने की कोशिश करी। इसके बाद हम थर्ड पॉइंट की बात करेंगे 1857 के रिवोल्ट के बारे में। जो इसका तरीका था 1857 रिवोल्ट का वो वायलेंस था। इसके बाद 1857 के बाद लोगों को पता चला कि हमें अपनी सरकार तक अगर किसी बात को पहुंचाना है तो वो बहुत नॉन वायलेंस तरीके से भी पहुंचाया जा सकेगा। तो 1857 के बाद जो भी रिवोल्ट्स हुए हैं वो मैक्सिमम नॉन वायलेंस तरीके से किए जाने लगे। और इससे पहले जो 1857 रिवोल्ट जो हुआ था उसमें एलियट क्लास किंग का इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन 1857 के बाद होने वाले रिवोल्ट्स में हमें देखने को मिला कि मिडिल क्लास फैमिली का जो क्राउड है वो अब उभर कर आगे आने लग गया। उद्देश्य क्या था? जो 1857 का जो रिवोल्ट था उसका उद्देश्य था मोनार्की और राजतंत्र को लाना। लेकिन बाद में जब हमें पता चला 1857 के रिवोल्ट के बाद हमें चीज़ों के बारे में पता चला, तो मिडिल क्लास फैमिली ने यहाँ पर जो इनका जो माइंडसेट है वो लीडर के द्वारा गवर्न किया जाने लगा और लोग अब राजतंत्र की डिमांड ना करके, मोनार्की की डिमांड ना करके डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र की डिमांड करने लगे। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें जिसका नाम है इन्फ्लुएंस ऑफ द कंटेम्परेरी यूरोपियन मूवमेंट। 1870 एडी में इटली और जर्मनी जो थी वो फॉर्म हुए थे और जो कि रूल किए जा रहे थे ऑस्ट्रिया के द्वारा। तो इसका मतलब हमें पता चला जो इंटीग्रेशन हमें देखने को मिला इटली और जर्मनी का। फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करें जिसका नाम है अर्लीस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे इंडियन एसोसिएशन थे, जो कि एसोसिएशन बनाया गया था जो कि 1876 एडी में था, जिसमें जो 19 साल के जो आईएएस ऑफिसर्स थे वो रहा करते थे। और फिर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1883 एडी में, जिसमें इल्बर्ट का विवाह हुआ था। तो अभी तक हमने ऑल ओवर ये बात पढ़ी कि जो नेशनल मूवमेंट है उसके क्या क्या वजह रहे और क्या क्या कारणों से नेशनल मूवमेंट और लोगों में मूवमेंट के बारे में पता चला। और तो अब हम बात करेंगे जो कांग्रेस जब बनी, तो कांग्रेस के बनने से पहले
कौन कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन थी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, वो एग्जिस्ट करती थी और इससे पहले बन चुकी थी कांग्रेस के बनने से पहले। तो हम इस चीज़ को नोटिस करेंगे तो यहाँ पर 3 जगहों पर हमारे गवर्नर्स बैठा करते थे, जैसे मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। मुंबई में बनने वाली जो एसोसिएशन थी जिसका नाम था बम्बई एसोसिएशन और बम्बई प्रेसिडेंट एसोसिएशन। सेकंड अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे जिसका नाम है पूना सार्वजनिक सभा, और चेन्नई में मद्रास नेटिव एसोसिएशन, और दूसरा जो मद्रास महाजन सभा। कोलकाता में बनने वाली एसोसिएशन सबसे ज़्यादा रही, जैसे बंगाल जमींदारी सभा, बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन, बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इंडियन लीग और इंडियन एसोसिएशन। तो अब हम एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो अब जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश बिफोर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस। पहली ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जिसका नाम है बंगाल लैंड होल्डर सोसाइटी, जो कि 1838 एडी में बनाई गई थी। इनके फाउंडर है द्वारकानाथ टैगोर और राधाकांत देव। द्वारकानाथ टैगोर ये दादा है रविंद्रनाथ टैगोर के, और राधाकांत देव हैं, इन्होंने सती प्रथा के रोग के विरोध में बातें की थी। इट वॉज द फर्स्ट पब्लिक इंस्टीट्यूशन ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो कोलैबोरेट विद द ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी एंड इस्टेब्लिश्ड बाय द एडम्स इन इंग्लैंड। सेकंड ऑर्गेनाइजेशन जो बनी थी बंगाल के अंदर जिसका नाम है बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन, जो कि 1843 एडी में बनाई गई थी, जिनके फाउंडर थे द्वारकानाथ टैगोर एंड इट वाज प्रिसाइडेड ओवर द जॉर्ज थॉमसन। इसके बाद जो तीसरी एसोसिएशन फॉर्म हुई थी जिसका नाम था ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, जो कि 1851 एडी में बनाई गई थी, और दिस वाज द इंस्टीट्यूशन फॉर्म बाय द मर्ज ऑफ द बंगाल लैंड होल्ड सोसाइटी एंड बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन। मतलब जो ऊपर की जो दो ऑर्गेनाइजेशन है इन दोनों को कंबाइन करके, मतलब विलय करके इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। और किन दो ऑर्गेनाइजेशन को विलय करके बनाया गया था जिनका नाम था ब्रिटिश लैंड होल्ड सोसाइटी एंड बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन। इनके फाउंडर थे जिनका नाम था राधाकांत देव, जो इस समय इसके प्रेसिडेंट कहलाए जाते थे। द्वारकानाथ टैगोर जनरल सेक्रेटरी बनाए गए, राजेंद्र लाल मित्रा और हरिचंद्र मुखर्जी। इसके बाद जो फोर्थ ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका नाम है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जो कि लंदन में बनाई गई थी 1866 एडी में, जिनके फाउंडर है दादा भाई नौरोजी। ओके, अगर हम बात करें टैगोर फैमिलीज के बारे में, अगर हम सबसे पहले व्यक्ति के बारे में बात करें जिनका नाम है द्वारकानाथ टैगोर, जिन्होंने फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी हमारे इंडिया की। इनके बाद इनके जो बेटे थे जिनका नाम है देवेंद्रनाथ टैगोर, जिनको ब्रह्म समाज की फॉर्मेशन के लिए जाना जाता है। देवेंद्रनाथ टैगोर के 3 बेटे थे जिनका नाम है सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो कि इंडिया के फर्स्ट आईएएस ऑफिसर हैं, और इन्हीं के दूसरे बेटे थे जिनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला था इंडिया का। और जो इनके तीसरे बेटे थे जिनका नाम था अमनिंद्रनाथ टैगोर, जो कि फर्स्ट इंडियन पेंटर थे, स्वदेशी इंडियन पेंटर थे, और जो फर्स्ट इंडियन स्वदेशी पेंटर के नाम से जाने जाते थे। तो टैगोर फैमिली अपने आप में ही एक बहुत बड़ी फैमिली मानी जाती है। अगर हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें जो इसमें पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, उसका फिफ्थ पॉइंट में जो फिफ्थ ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है पूना सार्वजनिक सभा, जो कि 1871 एडी में बनाई गई थी, जिसके फाउंडर माने जाते हैं जस्टिस महादेव रनाडे, और इनको एमजी रनाडे के नाम से भी जाना जाता है। एमजी रनाडे के जो स्टूडेंट है जिनका नाम है गोखले, और गोखले के ही नक्शे कदम पर चलने वाले महात्मा गांधी माने जाते हैं। सिक्स्थ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें जिसका नाम है इंडियन लीग, जो कि 1875 एडी में बनाई गई थी, और इसके जो फाउंडर है जिनका नाम है शिशिर कुमार घोष। अब हम बात करते हैं कि 1875 में होने वाले इवेंट्स के बारे में। 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी को बनाया गया, आर्य समाज की फॉर्मेशन की गई, अलीगढ़ कॉलेज की फॉर्मेशन की गई थी, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की भी फॉर्मेशन हुई थी इसी समय। इसके बाद जो 7th पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाई गई थी जिसका नाम है इंडियन एसोसिएशन, 1876 एडी में बनाई गई थी, और दैट वाज द इंस्टीट्यूट फॉर द कॉमन पीपल। और इसमें जो फीस रखी गई थी वो 5 रुपये लगाई गई थी, और इसमें कोई भी व्यक्ति आके ज्वाइन कर सकता था मात्र 5 रुपये की फीस से, एनुअल 5 रुपये की फीस से। इसके जो फाउंडर बोले जाते हैं जिनका नाम है सत्येंद्र नाथ बनर्जी और आनंद और मोहन बोस।
और इसी के बाद जो 1886 एडी में सत्येंद्र नाथ बनर्जी है, इन्होंने इंडियन एसोसिएशन को मर्ज कर लिया था कांग्रेस के साथ। इस एसोसिएशन ने ऑपरेट किया सिविल सर्विसेज मूवमेंट्स को, जिसमें जो एज लिमिट है उसको बढ़ाने की मांग की गई, और एग्जाम्स को अब इंडिया के अंदर शेड्यूल किया जाए, किसी भी व्यक्ति को एग्जाम देने के लिए लंदन या ब्रिटिश ना जाना पड़े। इसके बाद 1883 में जो बनर्जी है उन्होंने इस्टेब्लिश की थी नेशनल कॉन्फ्रेंस को, एंड इट वाज फाउंड एज ए रिजल्ट ऑफ द इल्बर्ट बिल मूवमेंट। आनंद मोहन बोस was the president of the first session 1883 of the National Conference of the सत्येंद्र नाथ बनर्जी, एंड ये एक पहली नॉन वायलेंट पॉलिटिकल लीडर थे जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ बनर्जी। अब हम मद्रास के बारे में बात करेंगे। मद्रास में बनने वाली पॉलिटिकल एसोसिएशन जो ऑल ओवर 8वीं पॉलिटिकल एसोसिएशन है। मद्रास में जो एसोसिएशन बनी जिसका नाम है मद्रास नेटिव एसोसिएशन, जो कि 1852 एडी में बनाई गई। द इंस्टीट्यूट वाज कंडेमिनेंट ऑफ द रिबेलियंस ऑफ 1875 एंड इट डिड नॉट गेट पब्लिक सपोर्ट विच सीज टू एग्जिस्ट। इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ये कहा जा सकता है कि इन्हें जो 1857 में हुआ जो रिवोल्ट था, इसकी वजह से इनको पब्लिक का कोई सपोर्ट नहीं मिला, जिसकी वजह से ये जो एसोसिएशन थी ये सीज हो गई और बंद हो गई। अब हम नाइन्थ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे जिसका नाम है मद्रास महाजन सभा, जो कि 1884 एडी में बनाई गई थी, और इसके फाउंडर है एम वीर राघवाचारी और जी सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू। इसके बाद जो 10th पॉलिटिकल एसोसिएशन है जिसका नाम है बॉम्बे एसोसिएशन, जो कि 1852 एडी में बनाई गई बॉम्बे के अंदर, और 11वीं जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, जो कि 1885 एडी में बनाई गई थी, जिसके फाउंडर माने जाते हैं फिरोज शाह मेहता, केटी तेंगलान और बदरुद्दीन तैयब जी। और जो बदरुद्दीन तैयब हैं ये हमारे फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कहलाएंगे इंडिया के। तो इसके बाद ऑल ओवर जो हमने 11 एसोसिएशन के बारे में बात किया, इसके बाद अदयार में एक कॉन्फ्रेंस हुई थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ, जिनका जो एसोसिएशन बैठी थी वो सितंबर 1884 एडी में बैठी गई थी, और इसमें इन्होंने बात करी इंडियन नेशनल यूनियन को फॉर्म करने की, और इंडियन नेशनल यूनियन जो था वो एग्जिस्टेंस में है, जिसको बाद में रीनेम कर दिया गया, जिसका नाम रहा इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो फाइनली इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है आज के समय की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, जो कि सितंबर 1884 में एग्जिस्टेंस में आई।